नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑर्बिट वन। खबर आपको मिल गई होगी कि बिहार में आतंकी हमले की धमकी दी। यह धमकी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी धमकी है। इसके पहले महाबोधि टेम्पल, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि टेम्पल बोध गया को भी टारगेट किया गया था, वहां ब्लास्ट भी किया गया था। पटना का महावीर मंदिर को भी टारगेट किया गया था। और इस धमकी के बाद बिहार सरकार, खास करके डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जितने मॉल हैं, दुकान हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, सिनेमा हॉल हैं, उन सभी पर सतर्कता बरती भी जा रही है। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक खबर बता रहा हूं कि बिहार आतंकियों का एक सेफ जोन है, एक सेफ ठिकाना है। अभी मैं बात करूंगा यासीन भटकल की। यासीन भटकल रहने वाला वह था कर्नाटक के भटकल गांव। उसी भटकल से उसने अपना नाम जोड़ लिया, यासीन भटकल। वह 10वीं कक्षा फेल था और फेल होने की स्थिति में उसे घर से प्रताड़ना मिली और वह भाग गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आईएसआई के चंगुल में वह जा फंसा। आईएसआई के चंगुल में फंसने के बाद आईएसआई ने उसे कंप्लीट बम बनाने की ट्रेनिंग दी, हथियार की नुमाइश करने की ट्रेनिंग दी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और चलाकर उसे बिहार भेज। और बिहार में उसने अपना ठिकाना बनाया, उत्तर बिहार में 2008 में आया और 2013 तक वह यहाँ आतंकी जाल दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी में बुनता रहा। वह खास करके मस्जिदों में ऐसी तकरीर करता जिससे कि युवक बिल्कुल उसकी ओर आकर्षित हो जाते। उसकी उम्र 29 साल उस समय थी। 5 फीट 11 इंच का वह था, लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और खतरनाक मंसूबा। वह नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश वैसे नापता जैसे एक शहर से दूसरे शहर में कोई बिहार का आदमी या देश का आदमी नापता है। वह जांच एजेंसियों के राडार पर तो जरूर था, लेकिन जांच एजेंसी कभी उसे पकड़ नहीं सकी। वह बराबर जांच एजेंसियों को गच्चा दे। मैं आपको बताऊं, हैरतअंगेज यह कि जब देश की बड़ी एजेंसियां उसकी तलाश में थी, उस समय वह बिहार में बैठकर कट्टर लड़ाकों को तैयार कर वह एक साथ कई बड़े कार्यों को अंजाम देता। एक और वह तकरीर करता, मेरा मतलब कि धार्मिक भाषण देता, उसी समय लड़ाका तैयार करता, उसी वक्त वह देश में सीरियल ब्लास्ट कर खतरनाक खूनी खेल को भी खेलता। उसकी इस क्षमता से जांच एजेंसियां खुद उसे एक अद्भुत माना। उसने आतंक की धमाकों की योजनाओं को देश के विभिन्न शहरों में अंजाम देना शुरू किया। 2008 में जयपुर बम ब्लास्ट, उसी साल दिल्ली में बम ब्लास्ट, उसी साल सूरत में बम ब्लास्ट, 2010 में जामा मस्जिद में बम ब्लास्ट, जर्मन बेकरी में बम ब्लास्ट, चिन्मय स्वामी स्टेडियम में बम ब्लास्ट, शीतल घाट धमाका में बम ब्लास्ट, बेंगलुरु बम ब्लास्ट और खास करके वो बिहार के वो विश्व प्रसिद्ध महाबोधि टेम्पल जो गया में है, उसका बम ब्लास्ट। इसकी जांच बिहार के एक आईपीएस अधिकारी जो उस समय एनआईए में थे, विकास वैभव, वो करते रहे। और अंत में 2013 में आईबी की नजर में वह था। आईबी ने बराबर सरकार से यह निवेदन करता रहा कि वह नेपाल में छिपा है। वह नेपाल तो रोज ही जाता था क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर रहता था। नेपाल बॉर्डर की मस्जिदों में उसका ठिकाना था, मदरसों में उसका ठिकाना था। वह यंग लड़कों को, खास करके जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक थे, उनको वह ट्रेनिंग देता था। उसकी ट्रेनिंग से आकर्षित होकर बिहार शरीफ का एक लड़का जो मल्टीनेशनल में काम करता था विदेश, वह नौकरी का परित्याग कर उसके साथ हो लिया। अंदाजा कर सकते हैं आप कि उसकी तकरीर में कितनी ताकत थी और कितना ओज था। वह उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी फर्राटेदार, पढ़ा लिखा तो वह बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह पढ़े लिखे युवकों को ही वो चयन करता था, जिसका नाम इंडियन मुजाहिदीन उसने दिया था। जिस मॉडल का नाम खास करके आईबी ने दरभंगा मॉडल रखा, क्योंकि दरभंगा को उसने बेस बना। एनीवे, अब मैं बात आपको और दिलचस्प करूंगा कि आईबी के अधिकारी को, एक आईबी अधिकारी जो नेपाल में पदस्थापित थे, वो किसी तरह से बिहार आए। आईएसआई के रडार पर वह था, आईएसआई पर उनकी नजर थी। आईएसआई के ग्रुप में उसका आना जाना, मेरा मतलब पाकिस्तानी जासूसी संस्था आईएसआई, उसमें उसका आना जाना लगा रहता था।
उसी आने जाने में अचानक उसके रडार पर ये यासीन भटकल भी आया। ये लोग कंफर्म हुए कि ये ऑलरेडी ये नेपाल में ही रह रहा है। इसको पता चल चुका था कि देश की सभी जांच एजेंसियां मेरे पीछे लगी हैं। नेपाल के पोखरा में वह नाम बदल कर नहीं, यहाँ इंजीनियर बनकर वो रहता, वहां वो यूनानी डॉक्टर बने। आईबी अधिकारी ने यहाँ से खबर दी अपने आला अधिकारी जो दिल्ली में बैठे थे। दिल्ली से आला अधिकारी ने आईबी टीम को काफी फटकार लगाई और कहा कि तुम लोगों को मौज मस्ती अगर करनी है तो नेपाल छुट्टी लेकर जा सकते हो, सरकार इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन आईबी अधिकारी बिल्कुल कंफर्म्ड थे कि वो नेपाल के पोखरा में ही रह रहा है। नतीजा ये लोग आपस में चंदा करके नेपाल गए। उस समय मोतिहारी के तत्कालीन एसपी विनय कुमार ने उनकी भरपूर मदद की और उनके सहारे वो लोग वहां जाकर पोखरा में बड़ी जोखिम भरे तरीके से उसे गिरफ्तार किया। यासीन भटकल का, जो इंडियाज मोस्ट वांटेड, उस पर फिल्म भी बनी। गए तो थे ये लोग एक की गिरफ्तारी के लिए, एक को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पकड़ाया 2 आतंकवादी उसके साथ, 2 आतंकी। मेरा मतलब यासीन भटकल का एक दाहिना हाथ, हड्डी, उसका नाम हड्डी था। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार आतंकियों के लिए एक सेफ पैसेज तो जरूर है, सेफ जोन जरूर है, लेकिन आतंकियों का यह ठिकाना भी रहा है। पीएफआई का पटना से लेकर भारत नेपाल सीमा तक अपना जाल बुन रखा था, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत सरकार, एनआईए, सब ने ध्वस्त किया। बावजूद इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ आतंकी नहीं है और आतंकी नहीं होंगे। और यही कारण है कि भारत सरकार ने, आपको याद होगा 2014 की वह घटना जब यहाँ पर बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट गांधी मैदान में हुआ था, जिस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री की रेस में थे। उस समय सीरियल ब्लास्ट हुआ। ये सीरियल ब्लास्ट कराने वाले आखिर थे कौन? हालांकि उस समय भटकल को गिरफ्तार कर, मैं बताऊं, मुझे खुशी भी हो रही है। यासीन भटकल पर सबसे पहले रिपोर्टिंग मैंने की थी और उसी रिपोर्ट के बाद यासीन भटकल पर आईबी की नजर और गहरी हो चुकी थी और आईबी ने उसे नेपाल के पोखरा में धर दबोचा था। बाद में भारत सरकार ने, आश्चर्य कि उसे पकड़ने के लिए जितनी राशि के इनाम का आवंटन किया गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद राशि के आवंटन को कम कर दिया। यह देश के लिए दुर्भाग्य। जिस आईबी अधिकारी जान पर खेलकर, जो टीम ने जोखिम लेकर उसे गिरफ्तार किया, उसकी रकम भी कम कर दी गई। मेरा मतलब इनाम की राशि। तो यह एक बहुत गंभीर मामला है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैं बिल्कुल फोकस्ड बात कर रहा हूँ यासीन भटकल पर। हो सकता है वह अकेला भटकल ना हो, बल्कि राज्य में और भी भटकल हो। खैर, जांच एजेंसियां यहाँ सतर्क हैं, पुलिस भी सतर्क है और आम जनता को भी सतर्कता बरतनी होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं संजय उपाध्याय, ऑफबीट 1। खबर अच्छी लगे यासीन भटकल पर तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।